हेलो। नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सभी? प्रैक्टिस बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? देखो, कल हमने शिक्षण के सूत्र पढ़े थे। आप एक बार मन ही मन में सूत्र का रिवीजन कर लो। कितने थे? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञानेंद्रियों से शिक्षण होता है, अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण होता है। ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पढ़ा था। बाद में हमने ये पढ़ा था पाठ्यक्रम की विशेषता। और बाद में हमने पढ़ा था लास्ट में कल शिक्षक की विशेषता। शिक्षक और पाठ्यक्रम की विशेषताएं पढ़ी थी। और हेडिंग क्या डलवा के गई थी कल वाला? अधिगम। तो आज हम कंटिन्यू करते अधिगम को। अधिगम क्या है? देखो, अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? याद करना। तो लर्निंग क्या है? अधिगम है। तो यहाँ से अधिगम का अर्थ क्या हो गया? किसी चीज को याद करना होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। जानना होता है किसी चीज को। या प्राप्त करना। प्राप्त क्या करोगे? ज्ञान प्राप्त करना। यानी अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सीखना, जानना, प्राप्त करना। जानना इसी को इंग्लिश में कहते हैं टू नाउ। यानी किसी भी चीज के बारे में जानना, उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे तो वो सीख जाएंगे। और एक होता है प्राप्त करना। यानी किसी भी चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको जान रहे हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर रही है। यही तो अधिगम है। साधारण भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कोई भी चीज सीखना अधिगम होता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस तरह से परिभाषित किया था? मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि भाई अधिगम क्या है? तो अधिगम अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण है। अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही अधिगम है। नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं इसको। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम, देखो मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया था अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है? तो अनुभव, प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण से हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यही अधिगम है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि अधिगम क्या है? तो अनुभव है, अभ्यास है, प्रशिक्षण है। यहाँ पर अभ्यास और लिख लेना एक।
मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा था, अनुभव है, अभ्यास है, प्रशिक्षण है, इनके द्वारा हम लोग अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, वो परिवर्तन ही अधिगम है। लेकिन वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? क्या वो परिवर्तन स्थायी होना चाहिए या अस्थायी होना चाहिए? तो वो अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, यानी पूर्णतः स्थायी नहीं होना चाहिए। वो आपका जो भी हमने सीखा है, पूर्णतः स्थायी नहीं होना चाहिए और पूर्णतः अस्थायी भी नहीं होना चाहिए। भाई हमने जो सीखा है वो तुरंत ही भूल गए, तो वो किस काम का हमने सीखा क्या है? और जो सीखा है वो हमारे स्थायी हो गया कि बस ये ही होगा, तो फिर हम लोग अधिगम में परिवर्तन नहीं कर सकते। और अधिगम क्या होती है? एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम में परिवर्तन करना ही अधिगम है। अधिगम में परिवर्तन करना ही अधिगम है, ये भी एक प्रकार का अधिगम है। तो अधिगम में परिवर्तन जरूरी होता है। अब अगर कोई चीज फिक्स हो गई कि ठीक है ये तो यही होगा, अगर फिक्स हो गई तो वो स्थायी हो गया, और स्थायी ज्ञान को मिटा नहीं सकते, तो अपेक्षाकृत स्थायी होगा, यानी परिस्थितियों के अनुसार हमने जो ज्ञान सीखा है उनको हम परिस्थितियों के अनुसार काम में ले सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार हमारे द्वारा सीखे गए ज्ञान में हम परिवर्तन कर सकते हैं, यही अधिगम है। जैसे अधिगम का मतलब होता है कोई भी चीज सीखना, और मनोवैज्ञानिकों ने इस सीखने में क्या जोड़ दिया था कि भाई अनुभव से भी सीख सकता है बच्चा। कैसे सीखेगा अनुभव से? जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कोई छोटा बच्चा है, उसको बोला कि भाई आग के पास मत जा, आग गर्म है। हर दिन उसको रोकते, वो सुन रहा है, समझ रहा है कि ठीक है, लेकिन वो ऐसे दिमाग में फिट नहीं हो रहा है उसके कि भाई आग गर्म कैसे है ये। तो फिर एक दिन जब मम्मी नहीं थी तो वो आग के पास गया और हाथ दिया उसमें। जैसे ही हाथ दिया तो उसका हाथ जल गया। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये गर्म है और इसके पास अब नहीं आएंगे। तो अब है ना बोलने की जरूरत ही नहीं है। मम्मी जैसे ही बोले कि भाई वहाँ आग है, तो वो बच्चा नहीं जाएगा वहां पर। क्यों नहीं जाएगा वो बच्चा? उसने किस से सीखा है ये चीज? अपने आप सीखी है? मम्मी ने बोला है तब सीखा है? नहीं, उसने अपने आप अनुभव किया है उस चीज को कि हाँ ये चीज गर्म होती है और गर्म ऐसी होती है। तो वो बच्चा सीख गया वहाँ से। कैसे सीखा? अनुभव से सीखा है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बात कही गई है वो सत्य है कि बच्चा अनुभव से भी सीखता है। और मनोवैज्ञानिकों ने ये बात भी स्पष्ट कही है कि पूर्णतः स्थायी नहीं होता है ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। भाई जब चाहे हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो कई ये भी बोलते थे, जैसे भाई अस्थायी परिवर्तन को ये बोलते हैं कि हाँ जो पूर्णतः स्थायी है, मतलब वो पूरी तरह से तो स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी है। तो अपेक्षाकृत यानी पूरी तरीके से स्थायी नहीं है, इसका मतलब वो अस्थायी है। हाँ ये अस्थायी होता है अधिगम। कैसे होता है अस्थायी? जैसे आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है, आपने जब पढ़ा है उस टाइम आपको हर चीज याद होती थी। जैसे आपको ये बताऊं कि हिंदी का पहला चैप्टर कौन सा था, आपको याद था, और आज भी उसकी थ्योरी याद होगी, लेकिन मैं नाम पूछूं कि भाई पहले चैप्टर का नाम क्या है तो आप भूल जाओगे। इंग्लिश का सेकंड चैप्टर कौन सा था, सामाजिक का 10वां पार्ट कौन सा था, आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने उस टाइम तो पढ़ा है, आपने 12th क्लियर भी की है, लेकिन फिर भी आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आप वो जो परिवर्तन था, हमने जो सीखा था, वो एक स्थायी नहीं था, वो अस्थायी था, अपेक्षाकृत अस्थायी था। इसमें कुछ आपके अपवाद भी है कि कौन-कौन से अधिगम नहीं है। भाई परिवर्तन तो सभी से आता है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि अनुभव है, अभ्यास है और व्यवहार के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो अधिगम में। तो परिवर्तन तो बहुत सारे आते हैं। जैसे हम लोग पूरे दिन काम करते, काम कर कर के थक जाते हैं, तो थकान के कारण भी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। तो क्या ये थकान अनुभव है, अधिगम है? नहीं है, थकान अधिगम नहीं है। हम लोग दवाएं लेते हैं, बीमार होते हैं, दवा लेते हैं, तो उस दवा के नशे से हमें नींद आती है और हम लोग सही हो जाते हैं। तो क्या बाद में हम कभी बीमार नहीं होंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग बीमार हो सकते हैं। तो ये भी अस्थायी है। मादक पदार्थों का सेवन करते हैं कई लोग। तो क्या आप इसको शामिल करोगे अधिगम में? भाई मादक पदार्थों का सेवन करके वो अपना व्यवहार चेंज कर लेता है, तो व्यवहार में परिवर्तन तो उसके भी हुआ है। तो क्या ये अधिगम है? नहीं, ये अधिगम नहीं है। ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, क्षणिक होते हैं। ये जितने भी इनके कारण परिवर्तन होते हैं वो क्षणिक होते हैं।
लंबे टाइम के लिए नहीं होते और कुछ ही टाइम के लिए होते। जैसे ही इनका नशा उतरता है और ये परिवर्तन अपने आप गायब हो जाते हैं, तो इन परिवर्तनों को हम लोग अधिगम में शामिल नहीं करेंगे, यानी ये वाले परिवर्तन है वो अधिगम नहीं है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है स्पेशली कि ये जो चीजें है ये अधिगम नहीं है। अगला आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी चीज तो अधिगम क्या है? अधिगम इन्होंने कहा है भाई अभ्यास के कारण कोई चीज सीख रही है, अभ्यास है, अनुभव है। किसी से हम प्रशिक्षण लेकर भी सीखते हैं, जैसे लड़कियां सिलाई सीखती है या कोई भी सिलाई सीख रहा है तो वो दूसरों के थ्रू सीख रहा है, प्रशिक्षण ले रहा है उसका तो सीख रहा है। हम लोग पढ़ाना सीख रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, तो वहां पर हमें पढ़ाना सिखा रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण लेकर हम लोग सीख रहे हैं, तो वो भी अधिगम होता है। तो इसमें आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं कि भाई अधिगम कौन सा है या नहीं है, आपको किस हिसाब से छांटना है अधिगम या समझना है। तो जैसे हम लोग तैरना सीख रहे हैं, तो तैरना किसी ना किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर सीख रहे हैं हम लोग, वो हमें प्रशिक्षण दे रहा है, ठीक है, हम रोज रोज उसका अभ्यास कर रहे हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास से हमने क्या सीखा? तैरना सीखा। तो तैरना क्या हो गया? हमने क्या किया? अधिगम किया, तैरना सीख गए हैं हम लोग। अब हम लोग 10-15 साल तक तैर ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई काम ही नहीं पड़ा तैरने का, तैरे ही नहीं। तो हम लोग एक बार के लिए भूल जाते, फिर अचानक कोई बोलता है कि भाई चलो तैरते, तो एक बार ऐसे मन में शंका सी होती है कि पता नहीं भाई मैं भूल गया हूँगा। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरता है, तैरता है, तो वो तैर जाता है, तैर लेता है। इसी प्रकार एक होता है, जैसे साइकिल चलाना सीख रहा है कोई बच्चा, ठीक है, उसको साइकिल चलाना आ गई, सीख ली, लेकिन 15-20 साल बाद में उसको बोले कि साइकिल चला, तो भाई पहले तो चलाता था, अब पता नहीं भूल गया होगा। और फिर वो जब साइकिल पर बैठता है, चलाता है, तो वो चला लेता है आराम से। तो ये अधिगम अभी अभी मैंने बताया कि अस्थायी होता है। तो यहाँ पर ये साइकिल चलाना सीखा था उसने, तो सीखा था मतलब अधिगम हो गया उसको, लेकिन वो बाद में भूल गया, मतलब ये दैनिक जीवन में बार बार काम में नहीं आया, तो वो भूल गया उस चीज को, लेकिन काम पड़ने पर उसको वापस याद आ जाता है। तो ये अधिगम है। जैसे अब अगला एक आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो मछली का बच्चा है कोई, वो भी तो तैरना सीखता है, तो क्या वो अधिगम होगा क्या? भाई मछली का बच्चा है, वो भी तैरना सीख रहा है, क्या वो अधिगम है? नहीं है, वो अधिगम नहीं है। ये उनका आनुवांशिक है या वंशानुगत है, या उनको जीने के लिए जरूरी है। जब मछली का बच्चा तैरना नहीं सीखेगा तो वो तो मर जाएगा। तो मछली का बच्चा अगर तैरना सीख रहा है तो वो उनके लिए अधिगम नहीं है, लेकिन अगर एक इंसान का बच्चा तैरना सीख रहा है तो वो अधिगम है, ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो हम उन परिभाषाओं पर विचार करते हैं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। चलो, पहली परिभाषा आपके दी है क्रो एंड क्रो ने। देखो यहाँ पर आप हेडिंग डाले ना परिभाषा, ये अधिगम पढ़ रहे हैं तो ये तो पता ही है भाई, अधिगम की परिभाषा ये पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा ये दी है। जैसे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? आदत है, ज्ञान है, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह आपको पूछ सकता है, क्रो एंड क्रो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और आपको परिभाषा ये याद करनी है, और याद करने का मतलब उनको रटना नहीं है, आपको ऐसे उनमें लिंक बैठाना है कि कैसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, क्रो एंड क्रो, तीन है, क्रो है एक तो, और एंड क्रो दो, तो ये शब्द हो गए, इन दोनों को बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड जोड़ रहा है, तो यह है एंड। यानी इसमें कुल कितने शब्द है? 3 शब्द है। तो इसकी परिभाषा में भी 3 शब्द होंगे मुख्य रूप से, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। यानी आदत ज्ञान अभिवृत्ति के बारे में कौन बता रहा है? जैसे ही आदत ज्ञान अभिवृत्ति का नाम आता है, आपको क्या याद रखना है? क्रो एंड करो सबसे पहले।
दूसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा था? देखो पहले परिभाषा लिख लो, फिर एक बार थोड़ा-सा आपको बता दूँगी किस हिसाब से आपको याद रखना है, तो आप याद रख लेना कि अधिगम क्या है? तो अधिगम है वो हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन भी बोलते हैं, यहाँ पर आपका सामंजस्य भी होता है। ये श्रृंखला ही अधिगम है। देखो व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला अधिगम है, या व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन से हमारे व्यवहार में जो सामंजस्य हम लोग बैठाते हैं वो ये अधिगम होता है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई समायोजन करना। जैसे हम लोग नए वातावरण में गए, नई जगह गए, तो वहाँ पर हमने एक ही दिन में सीख लिया कि लोग कैसे उठते बैठते हैं, कैसे रहते हैं, और तुरंत सीख कर अपने जीवन में अपनाया और उन लोगों के साथ हम लोग एडजस्ट हो गए। तो यही अधिगम है। आपको स्किनर का याद कैसे रखना है, क्योंकि अभी तो मैंने ये 1-2 परिभाषा लिखा ही है, तो आपको याद रह जाएगा कि भाई पहले तो क्रो एंड क्रो ने बताया था आदत ज्ञान अभिवृत्ति वाला, बाद में स्किनर वाला आया था, 2 नंबर पे ही तो आया था। तो स्किनर ने बोला परिवर्तन उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। आप इसको लिंक करके याद रखो। जैसे स्किनर से आप वापस वही स्किन उठाओ, जैसे मैंने स्किनर का नाम पहले भी लिया था। कब लिया था एक बार थोड़ा-सा याद कर लो। मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। मनोविज्ञान में क्या कहा था स्किनर ने? स्किन को क्या होता है? अनुभव होता है। तो मनोविज्ञान क्या है? हमारा जो व्यवहार और अनुभव है, यही मनोविज्ञान है। तो अब इसी जगह यहाँ पर भी आपको याद रखना है, स्किनर को कैसे याद रखोगे? यहाँ पर भी आप याद रखो, कोई ना कोई ट्रिक बैठा हो यहाँ स्किनर की। कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पर उत्तरोत्तर परिवर्तन है, ठीक है? इससे आप एक लिंक उठाओ। उत्तरोत्तर परिवर्तन से आप लोग परिवर्तन से परत ले लो, ठीक है? अब आप लोग जब नहीं नहाओगे, तो आपकी स्किन पर क्या होगा? परत जम जाएगी मेल की, ठीक है? स्किनर से क्या याद रखना है? भाई उत्तरोत्तर परिवर्तन, परिवर्तन से क्या? परत। यानी हम बार-बार जब नहीं नहाएँगे तो हमारे जो स्किन है उस पर परत जम जाएगी मेल की। याद हो गया होगा, स्किनर वाला कभी नहीं भूलोगे। देखो तीसरी परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। देखो वुडवर्थ ने क्या कहा था? विकास की प्रक्रिया है। वापस याद करनी है, लिंक बैठाओ दोनों में। कैसे बैठाओगे? देखो यहाँ पर क्या करोगे? वर्थ, वर्थ से आप याद रखना बर्थ। बर्थ यानी जन्म होता है बच्चे का, और जन्म होकर जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको विकास की जरूरत पड़ेगी, या बच्चे का विकास होता है। यानी वर्थ से बर्थ, और जन्म होते ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वुडवर्थ से कैसे याद रखोगे? अधिगम क्या है? तो विकास की प्रक्रिया। ऐसे थोड़ा सा लिंक बैठाना, यानी वुडवर्थ। वर्थ यानी बर्थ, बर्थ यानी बच्चे का जन्म होगा, तो जन्म के बाद में बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है। ये चीज किसने कही थी? वुडवर्थ ने कही थी। एक बार तीनों परिभाषाओं को वापस देखो। क्रो एंड क्रो, दो तीन शब्द है इसमें, दो तो लोग है, क्रो एंड क्रो, क्रो और क्रो, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? और शब्द जोड़ रहा है। तीन शब्द है,
तो 3 के लिए 3 शब्द कौन-कौन से? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। 2-3 बार लिखना, लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसी में आपको लिखने से मेरे को याद आया, आप एक पठन का कौशल, एक जो कौशल होता है हमारे, उनका क्रम होता है। हो सकता है आपके कोई क्वेश्चन आ जाए। सुबोपली, यानी हमें कोई भी चीज़ सीखनी है, आप अधिगम में भी याद रख लो, कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए क्या क्रम होना चाहिए, कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले तो आपको सुनना है उस चीज़ को बहुत ध्यान से कि अगला क्या बोल रहा है। बहुत ध्यान से आपको क्या करना है? सुनना है। फिर जो भी सुनना है उसको मन ही मन बोलो। अकेले बैठे हो तो बाहर बोलो थोड़ा। बोलना, फिर होता है उसको पढ़ना, और फिर होता है लास्ट में लिखना। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी याद किया है, जैसे आप क्लास ले रहे हो तो ध्यान से सुनो इसको, और जैसे एक क्लास कंप्लीट होती है, आपको पता है कि हाँ, तो उसको दोहराओ, वापस एक बार बोलो। बोलो, फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं, उनको पढ़ो, ठीक है? अब आप नोट्स को बंद करो, रफ कॉपी निकालो और उसमें जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखो। आपको याद हो जाएगा, वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा बता रही थी भाई, 3 शब्द है, क्रो और करो, यानी 3 शब्द है, तो 3 के लिए क्या याद करोगे? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। तीनों को एक-एक बाँट दो आप तो। करो, पहले वाला करो क्या लेगा? आदत। दूसरे वाला ज्ञान लेगा, तीसरे वाला अभिवृत्ति। करो और करो, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। इनको अर्जन करना, इनको सीखना ही अधिगम है। दूसरा आपका आया स्किनर, यानी स्किन। स्किन से क्या होगा? भाई नहीं नहाओगे तो परत जम जाएगी। उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है स्किनर। तीसरा आपका था वुड वर्थ, यानी वर्थ, या इससे एक शब्द ऐसे याद रखना, वुड वर्थ। वुड से याद रखना बुढ़ा, और वर्थ यानी जन्म। ऐसे वर्थ, बर्थ, बर्थ से ऐसे याद कर लेना जन्म, यानी बच्चे का जब जन्म होकर बूढ़ा होता है तब तक उसका विकास होता रहता है, यानी जन्म से लेकर बूढ़े होने तक, या बाद में भी होता है, मृत्यु तक होता है। तो आप ऐसे रखना बूढ़े तक। इसके बीच में क्या होता है? विकास होता है, विकास की जरूरत पड़ती है, तो ये विकास ही क्या है? अधिगम है। अगली परिभाषा देखते हैं हम लोग, थोंडाई की। देखो, थोंडाई ने अधिगम के बारे में क्या कहा था कि जो अधिगम होता है वो मस्तिष्क में स्थापित होता है। मस्तिष्क में स्थापित होने वाली प्रक्रिया है अधिगम। और जो ये मस्तिष्क में संबंध स्थापित होता है अधिगम से, ये बात कही थी थोर्नडाइक ने। यानी अधिगम है, ये क्या है? संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संबंध स्थापित करने, अधिगम संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? संबंध। और संबंध कहाँ पर स्थापित होंगे? तो संबंध स्थापित होते हैं मस्तिष्क में। आप ऐसे लिख लेना, संबंध मस्तिष्क में स्थापित होते हैं। संबंध कहाँ स्थापित होते हैं? मस्तिष्क में। तो ये थोर्नडाइक ने कहा था कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है।
कल थॉर्नडाइक के बारे में मैंने कुछ बताया था, कल की क्लास में रिवीजन करवाया था, परसों इनके बारे में बताया था। क्या कहा था कि थॉर्नडाइक क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। यानी मनोविज्ञान है, उसको हमें शिक्षा में किस तरह से काम में लेना है, या सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको शिक्षा में लेकर आए तो वो थॉर्नडाइक थे। तो ये जब शिक्षा में लेकर आए थे तो क्या ऐसे ही घर बैठे थोड़े ले आए, उन्होंने दिमाग लगाया होगा अपना कि नहीं, ऐसा अगर शिक्षा में साइकोलॉजी आ जाए तो पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और बच्चे ज़्यादा जल्दी याद कर पाएंगे, ज़्यादा जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। तो इन्होंने अपना दिमाग ही तो लगाया। और अभी ये क्या बात कर रहे हैं, दिमाग की बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। तो ऐसे थोड़ा लिंक करके याद करना। जैसे थॉर्नडाइक थे तो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया, यानी मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लाना है। तो ये तो कोई दिमाग वाला आदमी बता सकता है, कर सकता है। सबसे पहले इसी के दिमाग में आई थी ये बात, ऐसे याद रखना कि सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आई थी ये बात कि भाई शिक्षा है, इसके अंदर हम मनोविज्ञान को कैसे काम में लाए कि हमारी जो शिक्षा है वो उच्च श्रेणी की हो जाए, बच्चे जल्दी सीख पाए उस चीज को। तो ये बात किसके आई थी, सबसे पहले ये बात किसके मस्तिष्क में आई, तो थॉर्नडाइक की आई थी। क्योंकि ये बात तो मैंने 3-4 बार रिपीट कर दी है कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अब याद रखना है आपको, भाई मनोविज्ञान को शिक्षा में लाना है तो यह बात किसके मस्तिष्क में आई थी, सबसे पहले थॉर्नडाइक की आई थी। और थॉर्नडाइक अपनी परिभाषा में, अधिगम वाली परिभाषा में क्या बात करता है कि भाई मस्तिष्क में संबंध स्थापित होते हैं, या जो अधिगम होता है ये संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, जो संबंध होता है वो मस्तिष्क में स्थापित होता है। अगली परिभाषा आपके मार्गन और किंग ने दी थी। मार्गन और किंग ने क्या कहा था कि भाई सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है वो ही, उन सब परिभाषाओं को इन्होंने पढ़ा। क्यों पढ़ा, देखो आपको याद रखनी है। चलो याद मैं बाद में कराऊंगी कि कैसे याद करनी है। मार्गन और किंग बैठे थे दोनों, बैठे बैठे कि भाई इस मनोवैज्ञानिक ने भी परिभाषा दे दी, इसने भी दे दी, इसने भी दे दी, अब हम लोग नई परिभाषा क्या दे। तो जो मतलब सब में कॉमन निकल के आ रहा था वही परिभाषा दे दी कि अभ्यास और अनुभव से हमारे व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं वो ही अधिगम है। अभ्यास और अनुभूति से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इतने सारे मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल दिया भाई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो उन्होंने अच्छा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लिख लेना। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात किसने कही, मार्गन ने कही। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अधिगम क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी, जैसे आपके क्रो एंड क्रो है, स्किनर है, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक है, और भी कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी। तो ये मार्गन और किंग होशियार थे थोड़े, जैसे किंग नाम से ही पता चल रहा है भाई ये किंग था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सारी परिभाषाओं को एक पेज में उतारा और सारी परिभाषाओं को पढ़ा, और इन्होंने इनको जो सबसे अच्छी लगी, यानी सबका जो मिक्स रूप है वो दे, क्योंकि किंग था तो होशियार था ये। और इन्होंने जो साधारण परिभाषा थी वो दे दी कि हाँ ठीक है, सबका निचोड़ निकाला कि अधिगम क्या है, तो भाई ये तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, और ये किसके कारण आता है, तो ये अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। तो ये बात मार्गन और किंग ने कह दी थी। क्योंकि किंग था, ऐसे याद रखना, किंग था तो इसमें दिमाग तो था,
लेकिन ये थोड़ा आलसी था कि भई कौन नई परिभाषा देगा, अब नई क्या दूँ? सब मनोवैज्ञानिकों ने तो दे दी है अपनी-अपनी। तो सब परिभाषाओं को एक तरफ लिखा, लिख के ऐसे निचोड़ने का हाँ, सब यही बोल रहे हैं। भई कोई बोल रहा है कि विकास की प्रक्रिया है, कोई बोल रहा है अभिवृत्ति, ज्ञान और आदत का अर्जन है। कोई बोल रहा है परिवर्तन, यानी परिवर्तन नाम सब में आ रहा है, आदत और अभ्यास आ रहा है, कईयों में प्रशिक्षण आ रहा है। तो इन्होंने इन एक-एक शब्दों को उठाया और बोल दिया कि अभ्यास और अनुभूति से व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं, वो ही अधिगम है। अगली परिभाषा आपके गिलफोर्ड ने दी थी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। ये था गिलफोर्ड। यहीं पर लिख देती हूँ। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह आपके गिलफोर्ड ने कहा था। तो गिलफोर्ड के आपको 2 बार ऐसे व्यवहार ही व्यवहार करना है। व्यवहार और व्यवहार, यानी व्यवहार के कारण होगा परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये बात गिलफोर्ड ने बताई थी, इसको आप ऐसे याद रखना। अगली परिभाषा दी आपके पावलोव ने। देखो पावलोव का अधिगम सिद्धांत भी है, इन्होंने एक वो सिद्धांत दी थी या इन्होंने थ्योरी दी थी, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसने अधिगम के बारे में क्या बताया? अधिगम क्या है? अनुकूलित व्यवहार ही अधिगम है। अधिगम क्या है? तो अधिगम अनुकूलित व्यवहार है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात पावलोव ने कही थी कि अनुकूलित व्यवहार है, अनुकूलित अनुक्रिया है, यही ये अधिगम है। इन्होंने बहुत बड़ा ऐसे सिद्धांत दिया था, वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे कि पावलोव का अधिगम संबंधी क्या सिद्धांत था। लेकिन आप अभी केवल ये परिभाषा याद रखना कि अनुकूलित व्यवहार ही अधिगम है। यानी हम लोग वातावरण के अनुसार अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, या अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि भाई समायोजन कर लेना वातावरण के अनुसार, तो यही अधिगम है। ये पावलोव ने कही थी, पावलोव की आपको याद रह जाएगी। अगली परिभाषा थी आपके गेट्स ने, तो गेट्स ने भी इन्हीं का सम्मिलित रूप दे दिया था। गेट्स ने क्या कहा था परिभाषाओं में कि अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। देखो अभ्यास व प्रशिक्षण के कारण अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह बात गेट्स ने कही थी। इसको याद कैसे रखोगे? जैसे गेट होता है, हमारा मेन गेट है या जो भी गेट है, आप ऐसे याद रखना मेन गेट है। तो गेट जो मेन गेट होता है, जैसे आप ऐसे एक याद रखो कि जो पूरी साइकोलॉजी है वो एक घर था, ठीक है? इस घर का गेट यहाँ पर था, ठीक है? इतना बड़ा गेट मान लो। याद रखने का तरीका बता रही हूँ भाई, साइकोलॉजी को पूरे को एक घर मान लो। तो एक घर का गेट था, इस गेट में से सारे मनोवैज्ञानिक निकले, ठीक है? तो इस गेट ने सबको निकाला और सब में से कुछ न कुछ चीजें चुराई, ठीक है? और इसके लिए तो सब सम्मान है, चाहे यहाँ पर थोंडाइक आओ, चाहे स्किनर आओ, चाहे किंग आओ, चाहे मार्गन और किंग आओ, या और जो भी क्रो एंड करो आओ, इस गेट में से तो सारे एक समान निकलेंगे, ऐसे याद रखना। तो गेट ने क्या कहा
भाई इनका जो जनरली परिभाषा है क्या है वो ही दे दो, क्योंकि गेट तो सबके लिए सामान्य होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि अधिगम तो सबके लिए सामान्य ही है। सामान्य क्या परिभाषा दी? तो अधिगम है वो अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण। तो ये तो हमने सामान्य परिभाषा पढ़ी थी सबसे पहले। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अधिगम क्या होता है? कोई भी चीज़ सीखना अधिगम होता है। फिर मैंने बोला कि भाई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है? अभ्यास और प्रशिक्षण है, इनके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यही बात गेट ने कही थी। अब आप बोलोगे भाई गेट और किंग ने एक ही बात कही थी। तो गेट और किंग ने इसमें गेट ने क्या कहा था? गेट ऐसे याद रखना, गेट में से तो सभी मनोवैज्ञानिक निकले थे। तो अभ्यास और प्रशिक्षण से, क्योंकि ये बार-बार निकल रहे हैं, बार-बार मनोवैज्ञानिक निकल रहे जा रहे, तो यहाँ पर अभ्यास हो गया इस गेट को। ऐसे याद रखना, गेट को अभ्यास हो गया। ठीक है, तो अभ्यास और प्रशिक्षण, जैसे ये निकल रही है तो इनको प्रशिक्षण दे रहा है, भाई थोड़ा नीचे होकर निकलो, थोड़ा नीचे होकर निकलो, थोड़ा सही होकर निकलो। ऐसे मानो कि गेट है, वो प्रशिक्षण दे रहा है, बार-बार मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इनको ये अभ्यास हो रहा है बार-बार और इनको प्रशिक्षण दे रहा है ये। गेट खड़ा है और ये दे रहा है, तो ये हो गया प्रशिक्षण। अब आप बोलो कि सभी मनोवैज्ञानिकों की जो मिक्स परिभाषा है वो तो उनकी किंग ने ही दी थी, तो किंग तो राजा था। तो राजा ने तो सब वो जो परिभाषा अपेक्षाकृत व्यवहार परिवर्तन, यानी उसने लंबी चौड़ी परिभाषा दी थी। पूरा का पूरा जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा था वो ऐसा का ऐसा उठा लिया। और ये गेट है, ये थक गया बेचारा। और ये क्या करवाता था? भाई बार-बार मनोवैज्ञानिक आते जाते, तो मनोवैज्ञानिकों को तो अभ्यास हो गया और ये उनको प्रशिक्षण दे रहा था। तो अभ्यास और प्रशिक्षण 2 शब्द अगर आए, तो वो गेट से याद रखना। चलो हमने अधिगम की कुछ विशेषता वो परिभाषाएँ देख ली है, तो अब अधिगम की हम विशेषताएँ पढ़ते हैं, कि अधिगम की क्या-क्या विशेषताएँ थी। देखो अधिगम की विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो है ये परिवर्तनीय है। अधिगम क्या है? अधिगम परिवर्तनीय है। अधिगम में परिवर्तन संभव है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज हमने जो सीख लिया है उसको कभी भूलेंगे नहीं, या ये बस इसी को हमें याद रखना है। नहीं, हमें वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है। जो कल हमने सीखा है, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज की ज़रूरत पड़ी है, तो हमें वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें हम सुधार करते हैं। थोड़ा बहुत चेंज लाकर हम वातावरण के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। तो अधिगम परिवर्तनीय प्रक्रिया है, अधिगम में परिवर्तन होता है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अर्जित कैसे है भाई प्रक्रिया? यानी अधिगम है वो जन्म के बाद में शुरू होता है। ये ज़रूरी थोड़ी है अधिगम बच्चा पहले ही सीख जाता है। जन्म के बाद में वो सीखना शुरू करता है। तो अधिगम है ये अर्जित प्रक्रिया है। तीसरा है सार्वभौमिक है। यानी बच्चा कहीं पर भी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी खड़ा है, बैठा है, उठा है, कहीं पर भी है, वो सीख सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं। कोई कहीं पर भी है, ये नहीं भारत में लोग सीख रहे हैं, अमेरिका वाले नहीं सीख रहे, वो भी सीख रहे हैं। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सब जगह सीख सकता है कोई भी व्यक्ति, कहीं पर भी हो। और किसी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वो भी सीख सकता है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये एक सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक सामंजस्य प्रक्रिया है। यानी सामंजस्य की प्रक्रिया कैसे है? जैसे सामंजस्य, यानी हम लोग आज ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो सीख कर हम लोग समाज में अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ कैसे हमें एडजस्ट होना है, अपने परिवार के साथ कैसे एडजस्ट होना है। अगर हम लोग कुछ सीखेंगे ही नहीं, तो हम लोग एडजस्ट नहीं होंगे। और अधिगम है ये विकास की प्रक्रिया है।
अधिगम है ये विकास की प्रक्रिया है। यानी अधिगम से व्यक्ति का विकास संभव है। यानी अगर व्यक्ति कोई सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो उसका विकास नहीं होगा। जैसे हमारे जो बूढ़े दादा-दादी है या उनसे भी बड़े बूढ़े लोग हैं, वो अपनी जिद्दें नहीं छोड़ते कि भई ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो परिस्थितियों के अनुसार हमारे साथ ढल नहीं पाते। फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं भई, उनकी सोच मैच नहीं करती है, जनरेशन का फ़र्क है। जनरेशन का फ़र्क ये है, कुछ तो हम लोगों में होती है कि भई नहीं, इनके अनुसार ढलने की कोशिश नहीं करते। वो लोग समय के अनुसार नहीं बदल रहे हैं अपने आप को। कई बार ये होता है कि समय के अनुसार अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, तो वो मॉडलिंग के टाइम में ऐसे रहता है कि भाई ठीक है, ये तो आज के टाइम का बंदा है, ऐसे लगता है। तो ये एक अगर वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो उसका विकास नहीं होगा। फिर उसका दिमाग उतना ही काम करेगा जितना उसने पहले सीखा था। अभी नया क्या सीख रहा है, तो सीखना भी ज़रूरी है। और अभी मैंने पावलोव की परिभाषा बताई थी, उसमें बताया था कि अनुकूलित व्यवहार ही अधिगम है। तो अधिगम क्या है? अनुकूलित भी है। यानी वातावरण के अनुकूल हमें ढालने में कोशिश करता है, ये मदद करता है हमारी। अधिगम एक अनुकूलित प्रक्रिया है, आजीवन चलता है। भाई हम लोग हैं, वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हर दिन सीखते रहते हैं। जैसे आज हम लोग ऐसे घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई आदमी खड़ा है और एक्सीडेंट हो गया उसका कहीं पर भी, और गाड़ी तेज़ चला रहा था, तो हमने एक सीख ली कि भाई गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, या हमें ध्यान रखकर गाड़ी चलानी चाहिए। या कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल पे बात कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमने ये बात भी सीखी है कि भाई गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हम लोग सीख रहे हैं बार-बार। तो ये भी ये होता है कि आजीवन सीखते रहते हैं। ये नहीं है कि आज सीख लिया बस अब कंप्लीट है, अब हम लोग नहीं सीखेंगे। हमें हर दिन सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और व्यक्ति हर एक परिस्थिति से कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? अधिगम कौन कर रहा है? सीख कौन रहा है? तो बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षक सिखा रहा है, या बच्चे अपने परिवार से सीख रहे हैं, कहीं न कहीं से सीख रहा है। और बच्चे क्या है? भाई बच्चे सीख रहे हैं, अपने माता-पिता से सीख सकते हैं, परिवार के किसी अन्य सदस्य से सीख सकता है, समाज से सीख सकता है, विद्यालय समाज को हटाओ एक बार, विद्यालय से सीख सकता है। तो ये सारे क्या है? कल मैंने बताया था पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र में, कि ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? समाज ही तो बनाते हैं। समाज का ही निर्माण होता है। तो अधिगम क्या हो गई? एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। अगली प्रक्रिया, अधिगम की अगली विशेषता, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। भाई बच्चा है, वो अपने मन से है, अपने दिमाग से ही तो सीखता है। अधिगम जटिल प्रक्रिया है। देखो जटिल कैसे होगा? सीखना आसान थोड़ी होता है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो एक ही दिन में थोड़ी सीख जाओगे। अधिगम है, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो या आप पाठ याद कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो कुछ भी, तो एक ही दिन में सारा थोड़ी पढ़ लेते हो, एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी याद हो जाता है। तो ये जटिल और बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत भी करनी पड़ती है, ये थोड़ी है आप जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो तो एक ही दिन में सीख गए, नहीं इसके लिए हमें बार-बार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जटिल प्रक्रिया ही तो हो गई अधिगम, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो एक ही बार में थोड़ी सीख लेते हैं, उसको बार-बार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम में क्या होता है? त्रुटियाँ होती है, त्रुटि होती है, भ्रांति होती है, भ्रांति का मतलब कन्फ्यूज़ भी होता है हमें। त्रुटि कैसे होती है? अधिगम में वही त्रुटि कैसे हो गई? जैसे हम लोग सीख रहे हैं, तो एक ही बार में क्लियर कट थोड़ी सीख लेते हैं। जैसे हमें मैथ है, मैथ में हमें गुरुजी है, वो एलसीएम सिखा रहे हैं, एचसीएफ सिखा रहे हैं, या सबसे पहले इनको भी छोड़ो आप, जोड़-बाकी सिखा रहे हैं, जोड़-बाकी है।
गुणा भाग है, तो ये आप एक ही बार में सीख जाते हो क्या? पहले गुरुजी सिखाते हैं जोड़, फिर वो घर पे भी बोलते हैं कि भाई आप पापा को बताना कि जोड़ सीखी है, तो वो घर पे हमें एक्सरसाइज करवाते हैं, हमें 5-10 जोड़ डाल के देते हैं, हम लोग वापस आते हैं, कई जोड़े हमारी गलत आती है, कई सही आती है, तो इसमें त्रुटियाँ हो रही है ना। भ्रांति कैसे होगी? कन्फ्यूज़ भी हो जाता है कई बार। जैसे कि भाई जोड़ है, बाकी है, तो बाकी में कब हांसिल लगाना है? बच्चा पहली बार में थोड़ी सीख जाता है कि भई हाँ, इस टाइम पे हांसिल लगाना है और इस टाइम पे नहीं लगाना है। तो ये इस उसको कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई गुरुजी ने पहली बार यहाँ पर जैसे आपको तो 0 में से 2 कैसे गया? पहली बार तो यहाँ पर हासिल ली थी, अब यहाँ पर कैसे लूँ? उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है। या आप फिज़िक्स के केमिस्ट्री के कुछ नियम पढ़ते हो, मैथ्स की जो थ्योरम्स पढ़ते हो, तो 2-3 पढ़ते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, कौन से में क्या पढ़नी है? या कन्फ्यूज़न मैथ्स में क्यों आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इनमें परिभाषाएँ पढ़ रहे हो, इनमें आपके कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अधिगम में क्या होता है? अधिगम में कन्फ्यूज़न भी होता है, भ्रांतियाँ भी होती है। कन्फ्यूज़न और भ्रांति दोनों संभव है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ये तो आपको अधिगम में स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी पूर्णतः स्थायी नहीं होता है। अधिगम क्या है? तो अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम रहता है इसमें। मनोवैज्ञानिक की घटनाओं का क्रम। मनोवैज्ञानिक घटनाओं को जैसे स्किनर वाली परिभाषा याद करो, उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। तो ये घटनाओं का एक क्रम हो गया, उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है, क्रम है, एक ही बात है। इसमें कैसे याद होगा भाई उत्तरोत्तर ये मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम कैसे होता है? यानी अधिगम हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है एक चीज़ सिखा रहे हैं तो हम एक ही सीख रहे हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बोलने को बोल दिए कि हाँ, मैंने गाड़ी चलाना सीख ली है, लेकिन उसके साथ-साथ हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीख गए, तो ये हमने सीखा थोड़ी है, हमने तो गाड़ी चलाना सीखा है, लेकिन जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे उसी टाइम हमने ये नियम भी देख लिए, हमें इंडिकेटर देना सीख गए, हम लोग दाएँ-बाएँ का ध्यान रखना सीख गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी सीख ली है हमने, तो मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है। चलो अगला टॉपिक है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम तो पढ़ रहे हैं तो अधिगम ही प्रभावित होगा। चलो अधिगम और लगा देती हूँ। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक है? इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आप ये रखो कि अधिगम कौन कर रहा है? भाई कौन कर रहा है अधिगम? हम लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बच्चे कैसे कर रहे हैं? जैसे अभी बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया भाई सभी लोग सीखते हैं। लेकिन अभी हम लोग स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। आप 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाओगे, तो उस टाइम आप किनको अधिगम करवाओगे? बच्चों को करवाओगे। तो बच्चों से संबंधित कोई कारक हो सकता है। बच्चे हैं या विद्यार्थी है से बच्चे या विद्यार्थी से संबंधित कारक हो सकता है। और अधिगम में कौन भूमिका निभाता है? शिक्षक। तो शिक्षक से संबंधित कारक हो जाएंगे। और अधिगम में कौन निभाता है भूमिका? भाई शिक्षक है, हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हमारा तरीका कैसा है, बच्चा कैसा है,
इनके बीच में एक चीज़ और होती है, यानी बच्चे को माहौल कैसा मिल रहा है। कई बार हम लोग नहीं कहते कि भाई पिछली परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरे तो थोड़ा माहौल ही ठीक नहीं था, परीक्षा का माहौल ऐसा था, घर का माहौल ऐसा था। माहौल भी इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर रखना आप वातावरण। यानी विद्यार्थी से संबंधित कार्य कौन-कौन से होते हैं भई? देखो विद्यार्थी से संबंधित कार्य कौन-कौन से होंगे? विद्यार्थी का शारीरिक विकास हो सकता है कि उसका शारीरिक विकास कैसे हुआ है। अब मैं अधिगम के लिए मैं बता दूँ कि भई साइकिल की रेस है, आप वो सबको साइकिल सीखना है, लेकिन कोई बच्चा है जो अपाहिज है या जिसके पैर नहीं है, तो वो बच्चा सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। तो उसका शारीरिक विकास भी महत्व रखता है कोई भी चीज़ सीखने में, अधिगम करने में। दूसरा होता है मानसिक विकास। भाई मान लो बच्चा कोई डिसऑर्डर है बच्चे का, कोई भी है, डिसलेक्सिया है या कोई भी उसका डिसऑर्डर है, या फिर मानसिक डिसऑर्डर से ऐसे मान लो कि वो देख नहीं सकता है और उसको हम लोग अधिगम करवा रहे हैं, तो क्या वो अधिगम कर पाएगा क्या? या उसको देख सकता है लेकिन उसको है डिसलेक्सिया है, तो वो मतलब देख तो पाएगा लेकिन सही शब्दों को क्रम से लिख नहीं पाएगा। और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ हो सकती हैं, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहा है हर दिन, तो क्या वो अधिगम सुव्यवस्थित तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होना ज़रूरी होता है। तीसरा होता है इससे विद्यार्थी से संबंधित कारक, यानी विद्यार्थी की रुचि। हम लोग बच्चे को पाठ पढ़ा रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ा रहे हैं या रीजनिंग, सॉरी हम लोग मैथ पढ़ा रहे हैं या पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा किस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेगा? यानी जो उसको इंटरेस्टेड लगेगा, या कौन-सा चीज़ है जो बच्चा जल्दी सीख पाएगा? अधिगम किस चीज़ का अधिगम जल्दी कर पाएगा? तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी रुचि ज़्यादा है, अधिगम अधिक मात्रा में कब कर पाता है बच्चा? जब वो रुचि लेकर करता है, तो बच्चे की रुचि इम्पोर्टेंट होती है। अब जैसे एक बच्चा है उसको मैथ से हर दिन डर लगता है, लेकिन मैथ वाले सर आते हैं, नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये है, वो है। तो क्या बच्चा याद कर पाएगा? मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उस शिक्षक का क्या कर्तव्य है? शिक्षक कैसे करे? कैसे उसको पढ़ाए? तो सबसे पहले मैथ में उसकी रुचि पैदा करो। तो इसमें अधिगम में बच्चे की रुचि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तीसरा होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हो गया कोई बच्चा मानसिक रूप से मतलब प्रतिभाशाली है, कोई मंदबुद्धि है, कोई औसतन है, तो इन सब का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भाई कोई बच्चा जैसे एक शिक्षक है, उसने एक बार चीज़ पढ़ाई, जो प्रतिभाशाली है उसको समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा-सा मंदबुद्धि है, एवरेज है, थोड़ा कमज़ोर बालक है या किसी का ध्यान नहीं था, तो उनके नहीं समझ में आया। तो ये चीज़ भी आपको अधिगम को प्रभावित करेगी। अब जैसे जो मंदबुद्धि बच्चा है, उसके नहीं समझ में आया, तो क्या वो अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक जो शिक्षक अधिगम करवा रहा है, उसको ध्यान रखना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक शिक्षक की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले मैंने यही बताया भाई, एक तो वो भेदभाव नहीं करे और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करे, उन सबको साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। एक होता है डर, चिंता, यानी बच्चा किसी से डर रहा है, यानी मैथ वाले सर से बार-बार डर रहा है वो, तो क्या वो मैथ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले एक शिक्षक को चाहिए कि उसका डर खत्म करे। या चिंता होती है, जैसे हमारी परीक्षा नज़दीक आ गई है, महीना भर ही बचा है और हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तो क्या वो चिंता में अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मनोविज्ञान क्यों लाई गई शिक्षा में? इसीलिए कि बच्चे का पहले ये देखा जाए कि भाई चिंता है क्या? तो सबसे पहले बच्चे को चिंता से दूर करो आप और उसको चिंतन करवाओ। अधिगम क्या है? चिंतन युक्त प्रक्रिया, यानी उसको याद करवाओ, उसको मनन करवाओ, उसको ये बोलो कि कौन-सा टॉपिक तेरा कमज़ोर है, किस चीज़ में डर लग रहा है, उसका डर और उसकी चिंता को दूर करो। इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट कारक है जो रह गया, स्वास्थ्य।
यानी बच्चा का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है अधिगम के लिए। अगर बच्चा बीमार है, तो क्या वो अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित कर सकता है। अब आपका शिक्षक से संबंधित यानी शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित वाले कारक कौन से? तो सबसे पहले तो उस शिक्षक का व्यवहार होता है। यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा है? सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, शिक्षक की जो विशेषताएँ बताई थी उसमें। एक होता है कि भाई हाँ, वो शिक्षण विधियों का प्रयोग कैसे कर रहा है। तो शिक्षा से संबंधित कारक होता है कि उसको विषय संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। विषय संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। क्या शिक्षक का स्वास्थ्य ठीक है? अगर शिक्षक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या वो शिक्षक पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो शिक्षक का स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक शिक्षक का मानसिक विकास, यानी अगर शिक्षक का मानसिक विकास सही ढंग से नहीं है, उस खुद को बार-बार चीज़ें भूल जाता है, तो क्या वो बच्चों को सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही शिक्षण विधियों को वो अच्छे से काम में ले, उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान हो, ये सारे भी शिक्षक में गुण होने चाहिए। और बाकी मैंने शिक्षक की जो विशेषता है वो मैंने कल पढ़ाई है, तो वो देख लेना आप। एक होता है वातावरण, भाई वातावरण अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा? तो वातावरण में ये होता है कि अगर बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो क्या वो अच्छा अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें वातावरण किस-किस का बच्चा होता है, बच्चा कहाँ-कहाँ रहता है? विद्यालय में रहता है वो। विद्यालय में भी अपनी क्लास में रहता है, कक्षा में रहता है और विद्यालय से वो सीधा परिवार में जाता है, अपने घर पे जाता है और घर से बाद में जैसे ही उसका होमवर्क खत्म हुआ और वो बाहर खेलने के लिए गया, तो वो समाज में भी जाता है। तो वातावरण में कौन-कौन निर्भर है भाई? विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसके कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसके परिवार का वातावरण अच्छा होना चाहिए और उसके समाज का वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर इन सब का वातावरण अच्छा रहा, उसको माहौल अच्छा मिला पढ़ने के लिए, तो वो अच्छे से अधिगम कर पाएगा। जैसे आपने बोला भाई कक्षा का वातावरण, बच्चा कक्षा में तो भाई टीचर रहता है, तो टीचर ध्यान रखेगा, फिर उसको कक्षा का वातावरण कैसे प्रभावित करेगा? तो कक्षा का वातावरण कई बार ये होता है कि भाई हाँ, टीचर ने बोल एक बच्चा कमज़ोर है, एक होशियार है, तो अब टीचर है वो पढ़ा रहा है, ठीक है पढ़ लो, आप याद कर लो, कल टेस्ट लूँगा। तो इसमें जो होशियार वाला है वो तो पढ़ लेगा, लेकिन जो कमज़ोर वाला है वो दिन-ब-दिन कमज़ोर होता जाएगा। तो इसमें कक्षा का वातावरण कैसे निर्भर करता है अधिगम के लिए कि वो टीचर ये बोले कि भाई कल आपने जो पढ़ा है अपने साथ वालों को पूछो, जिसको जो नहीं आ रहा है वो सिखाओ आप उनको। तो सहयोगात्मक, सकारात्मक, सहकारात्मक ये सब वातावरण अगर बच्चे को मिलता है, तो बच्चे को उस जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसके सहयोग से जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो भी सीख कर उनके बराबर आ जाते हैं। तो ये है आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में वातावरण से संबंधित कारक। तो वातावरण भी अच्छा होना चाहिए अधिगम करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? धन्यवाद।